मेरे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे क्रिया शब्द, है ना। क्रिया क्या होता है? वे शब्द जिनके द्वारा कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया को संस्कृत भाषा में क्रिया रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ठीक है। अब धातु कौन सी है? लिख, पढ़, खेल, ये सारे धातु हैं। इनके पीछे ना लगने से हिंदी की क्रिया शब्द बनता है। हिंदी का क्रिया शब्द कैसे बनता है? तो धातु के पीछे ना लगने से लगता है। अब क्रिया के प्रकार हमने पढ़े थे। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने थे? 2 थे। सक्र्मक, अक्रमक। सक्र्मक के 2 भेद थे, अकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संरचना के आधार पर, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। फिर हम पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया के प्रकार। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। ठीक है, ये अपने सब समझ लिया था बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अब हम चलने जा रहे हैं संरचना एवं या उबलिक संरचना तथा प्रकार के आधार पर क्रिया के प्रकार। संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार ये पढ़ने जा रहे हैं हम। मैंने आपको बताया था कितने प्रकार होते हैं संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, तो 8 प्रकार होते हैं। अभी हम 8 के 8 हैं, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे, बस आपको फोकस रखना है मेरी बातों पर, इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखना है इधर उधर का, है ना। पूरा माइंड यहाँ पे होना चाहिए। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप, फ़ायदा तभी होगा जब आपका पूरा ध्यान इस वीडियो में बोले गए शब्दों पर होगा और लिखे गए शब्दों पर होगा। ठीक है। अब वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के 8 भेद होते हैं ये। ठीक है, कि क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, उस आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 8। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर देखो, एक तो देखो क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, इस आधार पर क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, और किस रूप में किया जा रहा है, यानी संरचना उसकी कैसे है, उन आधारों पर किस रूप में किया जा रहा है क्रिया का प्रयोग। इन दोनों आधारों पर इसके प्रकार बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार हैं? 8 हैं। अब हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार है सामान्य क्रिया। ठीक है, सामान्य क्रिया प्रयोग और संरचना के आधार पर पहला प्रकार है सामान्य क्रिया। किसे कहते हैं सामान्य क्रिया? तो याद रखना, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो, जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो, तो उसे किसे कहते हैं? एक ही क्रिया का प्रयोग। ठीक है, वाक्य में क्या हो रहा है? वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? सामान्य क्रिया। जब वाक्य में किसी एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो, तो उसे बोलते हैं सामान्य क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो महेंद्र जाता है, महेंद्र जाता है, तो क्रिया कौन सी है इसके अंदर? जाना, जाना, जाना। केवल एक क्रिया का ही प्रयोग हुआ। इसके बाद में संतोष आई, संतोष आई, ये वाक्य भी देख सकते हो आप। पहला था महेंद्र जाता है, इसके अंदर जाना क्रिया है, और इसमें आई यानी आना, आना क्रिया है। यानी एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है वाक्य के अंतर्गत, तो इसे ही क्या बोलते हैं? सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। ठीक है, समझ में आ गई बात।
अब अपना दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। सेकंड भेद है इसका, किसका? प्रयोग और संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया। ठीक है, किससे बोलते हैं संयुक्त क्रिया? तो जब देखो क्रिया, ठीक है, दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं की मेल से बनती है। ठीक है, जब क्रिया कौन सी बनी है? वो दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बन जाए, है ना। जैसे अब देखो, जया ने खाना बना लिया। ठीक है, तो अब देखो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो क्रिया बनी है ना, बना लेना, बनाना भी क्रिया होती है और लेना भी क्रिया होती है। तो अब दोनों के मेल से बनी हुई क्रिया हो जिसके अंतर्गत, वही क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया वाला वाक्य कहलाता है। संयुक्त क्रिया वाला वाक्य कहलाता है। तो अपने इसमें लिख सकते हैं, क्या डेफिनेशन रहेगी इसकी? तो इसकी डेफिनेशन रहेगी, जो क्रिया दो या दो से अधिक, दो भी हो सकती हैं क्रियाएं या दो से अधिक भी हो सकती हैं, दो या दो से अधिक भिन्न अर्थक वाली क्रिया, भिन्न अर्थ आ रहा हो जिनका, देखो इसका बनाना है, इसका लेना है, भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है। वे क्रिया जो है ना, दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती हैं, क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रिया कहलाती है। सरल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एक एग्जांपल दे दिया, अब दूसरा एग्जांपल है, हेमराज ने खाना खा लिया। हेमराज ने खाना खा लिया। ठीक है, ये क्या है? लेना क्रिया है इसके अंतर्गत। और ये खाना, 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 याद रखो, खाना वो नहीं है, ये है वो खाना जिसको खाया जाता है, और ये है खाना मतलब क्रिया करना, क्रिया है ये। दोनों क्रियाओं के मेल से बनी हुई है, भिन्नार्थक क्रियाएं हैं। और इसी दोनों क्रियाओं के मेल से कौन सी बनी है? खा लिया, खा लेना। तो यही क्या कहलाएगी? भिन्नार्थ, ये संयुक्त क्रिया कहलाएगी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। और भिन्नार्थक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? ये दोनों हैं। ये दोनों क्या है? भिन्नार्थक क्रियाएं हैं, और इनसे मिली हुई, मेल से बनी हुई क्रिया को क्या कहलाएंगे? संयुक्त क्रिया कहते हैं। बस इतनी सी बात थी। अब तीसरा भेद है इसका, जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया अब किसे कहते हैं सबसे पहले समझ लो। ठीक है, अब करता ना स्वयं नहीं करता वो क्रिया, लेकिन किसी से, दूसरे से क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है दूसरे को। स्वयं न करके करता क्रिया को, क्रिया मतलब आप लोग जानते हो, खाना, दौड़ना, वो करता स्वयं नहीं करता, यानी जो बात कर रहा है ना, वो नहीं करता, बल्कि दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। अब दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। ठीक है, तो अब देखो दुष्यंत करता है, वो क्या खुद लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा, लेकिन हेमंत से पत्र लिखवा रहा है वो। इसका मतलब ये करता स्वयं कार्य न करके, क्रिया न करके, है ना, दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये हेमंत को प्रेरित कर रहा है कि तू पत्र लिखवाता है, यानी उससे लिखवा रहा है। अब इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं। कविता
सविता से खाना बनवाती है। तो ये भी एग्जाम्पल इसी का ही है, प्रेरणार्थक क्रिया का। बनवाना, लिखवाना, ठीक है, ये तरीके क्या है, ये क्रियाएं जो है ना पीछे आ रही हैं, जो ये सारी की सारी क्रियाएं क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अब वो किसी और से करवाता है, करता स्वयं क्रिया न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि तू ये कर, है ना। तो ये डेफिनेशन लिखेंगे इसकी अब, ठीक है, लिखो ध्यान से। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, वो क्रियाएं क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम चौथा भेद पढ़ने जा रहे हैं इसका, ठीक है, चौथा भेद इसका कौन सा है, तो आप सबको पता ही है, पूर्वकालिक क्रिया। किसका है भेद ये, तो आपको पता है, प्रयोग और संरचना के आधार पर भेद पढ़ रहे हैं हम। इसका चौथा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। हाँ, और देखो किसी वाक्य में वाक्य की बात कर रहे हैं, दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों, यानी इन वाक्यों की पहचान कैसे करें, पता चलेगा कि पूर्वकालिक क्रिया है ये। तो आपको पता चल जाएगा कि जब किसी वाक्य में ना दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों, उनमें से एक क्रिया दूसरे से पहले संपन्न हुई हो, ठीक है, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया ही क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो अब देखो, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, पढ़ना क्या क्रिया, सोने से पहले उसने क्या किया, पढ़ना, तो पढ़ने का कार्य किया है सोने से पहले। तो इसका मतलब वो पढ़कर जो क्रिया है ना, वो क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। समझ आ रही बात। तो देखो, एक वाक्य के अंदर दो क्रियाएं होनी चाहिए, इसकी पहचान क्या है, दो क्रियाएं होनी चाहिए, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी हो, वही क्या कहलाती है, जो पहले संपन्न हो चुकी क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। आगे बात समझो, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपके सामने, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, ठीक है। तो अब आपको पता है, सोने की क्रिया है वो सेकंड नंबर की क्रिया है, सेकंड क्रिया है, और पहला उसने क्या क्रिया की, पढ़ने की क्रिया की, ये क्या है, फर्स्ट क्रिया है, और यही क्या कहलाती हैं, पूर्वकालिक क्रिया। बस इतना सरल था, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है ये। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों, दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले, एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो,
पूरी हो चुकी हो, संपन्न हुई हो। जैसे यहाँ पे पढ़कर यानी पढ़ने की क्रिया पूरी हो गई, उसके बाद में वो सोने की क्रिया कर रहा है, हुई हो। तो पहले संपन्न हुई क्रिया, पहले संपन्न हुई क्रिया क्या कहलाती है? पहले संपन्न हुई क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। समझाई बात? तो ये सरल थी, डेफिनेशन थी इसकी। अब इसके बाद में हम 5वां प्रकार पढ़ने जा रहे हैं इसके। आप लोग और एग्जांपल देख लेना, ठीक है, बुक से मिल जाएंगे आपको। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया 5वां भेद है किसका? प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार है, उसके अंतर्गत 5वां भेद है। अब नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के पद, क्रिया के पद, क्रिया जानते हो आप? उठना, बैठना, सोना, गाना, हंसना, कूदना, ये सारी की सारी क्रिया है। जब क्रिया पद है ना, वो संज्ञा से बने, सर्वनाम से बने और विशेषण से बने, इनसे बनते हैं क्रिया वाले पद, तो उसे क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया। ठीक है। जैसे आपको पता है चमक, चमक क्या है? विशेषण है। चमक क्या है? गुण को दर्शाता है ना, कोई वस्तु चमकदार है यानी विशेषता प्रकट कर रही है, चमक है ना, भाव को प्रकट कर रहा है। चमकीला शब्द विशेषण है, चमक क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो उसके आगे देखो, चमकना, चमकाना, चमकाना, ये बना दिया, क्रिया बन गई है। और बनी किससे? भाववाचक संज्ञा से। गरम, सर्द, ये सिर्फ भाव है, आपके पता है ना, भाववाचक संज्ञा शब्द है। गर्म होना, गरमाना, गरमाना क्या है? क्रिया बन गई, किससे बना? भाववाचक संज्ञा शब्द से बना। तो इस तरीके के शब्द क्या कहलाते हैं? नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। वे क्रियापद जो किससे बनते हैं? संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण आदि, विशेषण आदि से बनते हैं। क्या कहलाते हैं? नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। तो देखो कौन कौन से शब्द हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अपना। अपना क्या है? आपको पता है, सर्वनाम शब्द है। अपने आप, निजवाचक संज्ञा सर्वनाम का एक प्रकार है ये अपना। इसमें मैंने जोड़ दिया ना प्रत्यय, बनाया गया अपनाना। ये क्रिया है, ये क्रिया है। इसको, क्रिया को क्या बोलोगे आप? ये नाम धातु क्रिया है। किससे बनी? सर्वनाम से बनी है ये। ध्यान से समझना पूरी बातों को अच्छे से, ठीक है। ठीक है। अब आपको पता है कि गर्म है ना, अनुभव किया जा सकता है, ऐसा शब्द है गर्म। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब ये संज्ञा शब्द था, इसके पीछे लगा दिया आना प्रत्यय, तो शब्द बना गर्माना, ठीक है। ये क्या आएगी? नाम धातु क्रिया बन गई है। नाम धातु क्रिया किससे बनी? संज्ञा से बनी। ठीक है। तो इस तरीके की क्रियाएं क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। ठीक है। अब अपने चलते हैं कृदंत क्रिया, छठा प्रकार इसका पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं? कृदंत क्रिया। देखो, वह शब्द जो क्रिया शब्दों के साथ
प्रत्यय लगने से बनते हैं, तो वो क्या कहलाती है? कृदंत क्रिया कहलाती है। अगर आपके सामने क्रिया शब्द दिया हुआ है, पढ़ना, लिखना, बैठना, उठना, उसके साथ आप प्रत्यय लगा रहे हो। यहाँ पे देखो क्या था, ऊपर वाले में और इसमें अंतर देखो, अंतर 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 इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अब देखो, इसमें क्या होता है? संज्ञा होती हैं, सर्वनाम होता है और विशेषण होता है। उनके साथ कौन लगता है? तो आपको पता है, प्रत्यय लगता है। और इसमें क्या होता है? क्रिया के साथ प्रत्यय लगता है, और क्रिया के साथ प्रत्यय लग करके जो नई क्रिया बनती है, ठीक है, क्रिया के साथ प्रत्यय लगने से, ठीक है, जो शब्द बनते हैं, क्रिया पद बनेगा नया, उसी को क्या बोलते हैं? कृदंत क्रिया। ठीक है, तो इस डेफिनेशन सरल सी है इसकी, क्रिया के साथ प्रत्यय लगने से बने क्रिया पद क्या कहलाते हैं? कृदंत क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के साथ प्रत्यय लगने से बने पद क्या कहलाते हैं? तो कृदंत क्रिया पद कहलाते हैं। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, कृदंत क्रिया पद कहलाते हैं। जैसे देखो, मैं चल, आपको पता है क्रिया है, प्लस इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? ठीक है, ना लगा दिया, प्लस किसके साथ क्या लगा दिया मैंने? चलना आपको पता है क्रिया है, और ये जब भी प्रत्यय जुड़ता है तो यहाँ पे जुड़ता है, ना से पहले, याद रखना ये बात। अब मैंने ता लगा दिया चल के पीछे, चलना के पीछे, और अब आपको पता है, और इसके बाद में कर लगा दिया प्रत्यय मैंने, तो यहाँ पे तो बन गया चलना। ये भी क्या है? कृदंत क्रिया है, क्योंकि कर्ता के पीछे प्रत्यय लग गया, ये ता। ठीक है, क्रिया के पीछे अब ता लग गया तो चलता बन गया, और कर लग गया तो चल कर बन गया। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कृदंत क्रिया कहलाते हैं। जैसे लिख शब्द है, लिख शब्द, उसके पीछे लिखना आपको पता है क्रिया होती है, उसके पीछे ना लगा दो तो लिखना ही बनेगा, लेकिन ठीक है, कृदंत क्रिया है ये। अब लिखता है, ये भी क्रिया, ता प्रत्यय जुड़ गया उसके अंदर, ता प्रत्यय लगाने से बन गया ये लिखता। ठीक है, लिखता शब्द बन गया। अब आपको पता है लिख कर भी शब्द बन सकता है, लेकिन ये सारे बने कैसे हैं? क्रिया के पीछे प्रत्यय लगाने से बने हैं। ठीक है, अब आगे वाला भेद पढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा ये भेद मेरे हिसाब से आपको, लेकिन ना आए तो दोबारा वीडियो पीछे करके देख सकते हो आप। अब इसके बाद में आते हैं सहजातीय क्रिया। सातवां भेद है किसका? प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं अपने। सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया, ठीक है, सहजातीय क्रिया पढ़ रहे हैं। वे क्रियाएं जिसमें कर्म और क्रिया दोनों ही एक ही धातु से बने हो, यानी एक ही धातु, समझ गए? संस्कृत में क्रिया रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब दोनों ही, क्रिया भी किससे बनी हो? उसी धातु से, और कर्म भी किसी से बनाओ, उसी धातु से बनाओ। एग्जाम्पल के तौर पर, भारत ने, ठीक है, लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी। अब आप देख सकते हो क्रिया किससे बनी है? लड़ धातु से, धातु के पीछे ना नहीं होता, ध्यान रखना, लड़ धातु से बनी है क्रिया। और अब आपको पता है कि कर्म का कैसे पता चलता है? क्रिया के पीछे आगे क्या लगा लो? क्या, क्या लगा करके प्रश्न करो, क्या और क्रिया लगाओ पीछे और प्रश्न बोलो, तो आपके सामने उत्तर मिला, क्या लड़ी? लड़ाई, उत्तर आ रहा है आपके सामने। यानी ये लड़ाई क्या चीज़ है? कर्म शब्द है। ठीक है, कर्म शब्द है। तो अब कर्म शब्द है, ये कर्म शब्द है। तो अब देखो, दोनों एक ही धातु से बने हैं, देखो ध्यान से, ये लड़ धातु से ही तो क्रिया शब्द बना है, और लड़ धातु से ही लड़ाई शब्द बना है।
तो आप समझ सकते हो कि एक ही धातु से बने हुए जब कर्म और क्रिया हो तो वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सजातीय क्रिया कहलाती हैं। डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे इसकी। वे क्रियाएं, ठीक है, वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती हैं। दोनों साथ साथ होती हैं, ठीक है, साथ प्रयुक्त होती हैं। जैसे यहाँ पे भारत ने लड़ाई लड़ी, ठीक है, तो दोनों साथ प्रयुक्त होती हैं और दोनों बनी किससे? एक ही धातु से बनी है। कौन सी धातु है? लड़ धातु है इसके अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं सजातीय क्रिया, ठीक है। अब आती है सहायक क्रिया। आपने इंग्लिश में भी सुना होगा, हेल्पिंग वर्ब, है ना। सहायक क्रिया 8वां भेद है, लास्ट भेद है इसका, सहायक क्रिया। किससे बोलते हैं सहायक क्रिया? जो मूल क्रिया क्या है? लड़ना, है ना, पढ़ना, खेलना, कूदना, उसकी सहायता करने वाला पद होता है ना, आपने देखा होगा, दी है, था, इस तरीके के शब्द ना, था, होगा, गा, ठीक है, इस तरीके के शब्द है ना जो सहायता कर रहे हैं किसकी? मूल क्रिया की, वो पद क्या कहलाते हैं? सहायक क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी भी वाक्य में, ठीक है, मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद, किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद क्या कहलाते हैं? सहायक क्रिया कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी। अब जैसे अरविंद पढ़ता है, तो आपको पता है पढ़ना तो क्रिया है, ये है शब्द ही क्या कहलाएगा? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। आगे बात सुनो। तो सहायक क्रिया कौन सी होती है वाक्य के अंतर्गत? है, ठीक है, इस तरीके का। तो ये हो गया अपना पूरा भेद इसका कंप्लीट, किसके, है ना, प्रयोग और संरचना के आधार पर 8 भेद थे इसके क्रिया के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोगों को मैं काल के आधार पर क्रिया के प्रकार पढ़ा रहा हूँ, वो अपने यहीं पे पढ़ लेते हैं क्योंकि सरल से और छोटे छोटे भेद हैं, उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आपको पता है भूतकालिक क्रिया क्या होगी? जो बीते हुए समय का बोध कराए, बीते समय में कार्य का बोध कराए, कार्य संपन्न होने का बोध कराए, ठीक है। इस किसे कहते हैं भूतकालिक क्रिया? तो बीते समय में कार्य, ठीक है, संपन्न होने का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? बीते समय में कार्य संपन्न होने का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? आपको पता है क्या कहलाते हैं? भूतकालिक क्रिया कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखूं, ठीक है, सरोज गई, अब देखो गई है वो, यानी संपन्न हो चुका है वो काम पीछे से वाले समय में। गई क्या कहलाएगा? भूतकालिक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, सलीम पुस्तक पढ़
रहा था, तो मतलब पहले पढ़ रहा था, तो ये क्या क्रिया कहलाएगी, ये जो अंडरलाइन किया मैंने, ये क्रिया क्या कहलाएगी, भूतकालिक क्रिया कहलाएगी। यानी बीते हुए समय में कार्य का संपन्न होने का बोध हो रहा है इनसे। अब वर्तमान क्रिया किसे कहते हैं, वर्तमान कालिक क्रिया, जो वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध कराए, जो वर्तमान समय में, अब देखो डेफिनेशन क्या रहेगी, वर्तमान समय में, वर्तमान आप जानते हो प्रेजेंट, वर्तमान समय में, ठीक है, कार्य के संपन्न होने का बोध कराए, कार्य के संपन्न होने का ठीक है, बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाते हैं, कराने वाले शब्द। आगे बात समझे। तो अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या रहा है कि कमला गाना गाती है यानी गा रही है वो, ठीक है, वर्तमान समय में कमला गाना, ठीक है, गाती है ना, तो है आ गया, तो इसका मतलब चल रहा है वो काम, यानी वर्तमान समय में संपन्न हो रहा है वो काम, ठीक है, तो ये बोध हो रहा हो तो उसको बोलते हैं वर्तमान कालिक क्रिया। अब भविष्यकालिक क्रिया, अब देखो ऐसे शब्द जिनसे समय में, आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो रहा हो, ठीक है, तो आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध कराने वाले शब्द, ठीक है, कार्य के संपन्न होने का बोध कराने वाले शब्द वो आप लिख लेना नीचे, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, भविष्यकालिक क्रिया कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ अशोक पत्र लिखेगा, ये कौन से हैं इसके अंतर्गत, देखो मैं लिख रहा हूँ अशोक या आलोक लिख लो, आलोक पत्र लिखेगा यानी आने वाले समय में लिखेगा, तो ये जो शब्द का बोध करा रही है ना, लिखेगा, ये क्या कहलाएगी क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया कहलाएगी। और यहाँ पे गाना गाती हैं, ये क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी अपनी वर्तमान क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया। बस इतना था, ये अपने पूरे हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आप ये इसकी PDF मिलेगी आपको, ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिया टॉपिक कंप्लीट मेरे हिसाब से। धन्यवाद।